नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आखिर बीजेपी का बंगाल प्लान क्या है? बीजेपी ने बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को वापस मुख्यमंत्री बनवा दिया। बीजेपी ने हैदराबाद के स्थानीय चुनाव में अपनी सीटों की संख्या 12 गुना यानी 1200% बढ़ा ली। अब बीजेपी के सामने बंगाल सामने खड़ा है। 5 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने। बीजेपी चाहती है कि ममता बनर्जी वहां से विदा हो और बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। बीजेपी इस चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रही है, जोर शोर खम धम लगा रखा है। और इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, इस चुनाव में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी अपने पास से बहुत सोच समझ के खेलती है, उसे पता है। मई 2021 में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में, बंगाल के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को सबसे बड़ी कड़ी टक्कर किसी से है तो वह तृणमूल कांग्रेस से है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें मनोनीत सदस्यों के लिए होती हैं। 292 सीटों पर चुनाव होना है। 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें मिली थी और उसका वोटों का शेयर था 45.91%। यानी कह सकते हैं कि 45% से अधिक उसका वोट प्रतिशत था। भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 सीटें मिली थी। 292 में से 3 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत था 10.14। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले वोटों की संख्या तृणमूल कांग्रेस को मिले वोटों से करीब 1/4 थी, कह सकते हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव जब हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत बहुत अच्छे से दिखा दी। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब पश्चिम बंगाल की 40 लोकसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को केवल 2, 34 में से 2। लेकिन पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सीटों की संख्या बढ़ाकर 18 कर ली, यानी 9 गुना 900% की वृद्धि। ये एक बहुत ही रिकॉर्ड वृद्धि कही जा सकती कि 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों में से 18 सीटों पर विजयी हुई। तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर हो गई, जबकि 2014 में तृणमूल कांग्रेस के 34 सांसद थे, 34 से 22 पर सिमट गई। इस तरह आप देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की ताकत भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक कम कर दी है। 2019 में वोटों का शेयर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा 50.5% ज्यादा वोट मिले थे। भाजपा को 40.2% वोट मिले थे, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 39.7% वोट मिले थे। तो कह सकते हैं कि वोटों के प्रतिशत के मान से अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि उसका वोटों का शेयर सबसे ज्यादा है। उसके पहले तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर भी काफी अच्छा था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस लगातार गिरती जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में कम से कम 200 सीटें, 294 में से 200 सीटें जीतेगी। अब देखने वाली बात यह है कि इन सीटों पर क्या होगा। पिछले साल हुए यानी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी 40% से ज्यादा वोट पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, यही उसके वोट पाने का आधार है। हालांकि जो विधानसभा की सीटें थी लोकसभा में, उसमें 121 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस से आगे रह पाई भारतीय जनता पार्टी, और तृणमूल कांग्रेस 164 सीटों पर, जो 40 लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटों में देखें तो 164 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार आगे थे। यानी उस हिसाब से कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी से अच्छी थी, हालांकि उसका वोट प्रतिशत कम। इन्हीं सब बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारी की है, और वोटों का प्रतिशत अगर लोकसभा चुनाव में देखें, उसे जो वोट मिले थे, इसी से उसकी ताकत का अंदाज लगाया जा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर तृणमूल कांग्रेस को हटाना चाहती है। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 से ज्यादा बूथों पर अपने कार्यकर्ता खड़े कर लिए, उनकी पूरी फोर्स तैयार कर ली है, और यही बूथ स्तर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ताकत है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में 74,000 बूथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी 50,000 से ज्यादा बूथ पर अपना कब्जा, बूथ पर अपने कार्यकर्ता तैयार कर चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता वहां चुनाव प्रचार में जुटे हैं, मैदानी स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिलों जिलों में तहसील स्तर पर जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, जनता के साथ नारे लगा रहे हैं। और वे उनके साथ इस बार बीजेपी की आईटी सेल के अमित मालवीय भी हैं, उन्हें भी ये अहम जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस चुनाव में जो होंगे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में परसेप्शन वार एक प्रमुख चीज है। लोगों का परसेप्शन क्या है, यह बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। पश्चिम बंगाल की एक खूबी रही कि 1972 से लेकर आज तक केंद्र में जिसकी सरकार रही, उसके विरोधी पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में रही। अगर भारतीय जनता पार्टी अगले साल पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना लेती भारतीय जनता पार्टी, तो कहा जा सकता है कि केंद्र में जो सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दे रखी है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां हर महीने दौरा करने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय तो कई महीनों से वहीं अपना जिम्मा, अपना दायित्व संभाले हुए हैं। अमित शाह वहां पश्चिम बंगाल में जाकर आदिवासी परिवार में भोजन कर चुके हैं, बिरसा मुंडा को माल्यार्पण कर चुके हैं। उनके लिए पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात इसी से समझी जा सकती है कि जब अमित शाह ये कहते हैं कि हमें पंचायत में भी अपनी भाजपा का बहुमत चाहिए और राज्यसभा में भी, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बना ली है और उस लिस्ट पर हर स्तर पर विचार किया जा रहा है कि किस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो क्या होगा। एक तरफ कार्यकर्ता के स्तर पर तैयारी है, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के स्तर पर है। कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही दुष्यंत गौतम भी हैं, सुनील देवभर, विनोद सोनकर है, हरीश द्विवेदी हैं, विनोद तावड़े हैं, अरविंद मेनन हैं। ये तमाम नेता पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत आजमा रहे हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पश्चिम बंगाल को 5 जोन में बांट दिया है, जिसका नेतृत्व अलग अलग नेता कर रहे हैं। अलग अलग नेता तैयारी कर रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी किस तरह आगे बढ़े, किस तरह अपने काम को अंजाम को भूमिका दे। बूथ स्तर पर तमाम कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा जा चुका है, उन्हें अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपने साथ ला चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि किसी भी तरह से पार्टी में गुटबाजी नहीं हो, क्योंकि अभी कई नेताओं को, तृणमूल कांग्रेस से कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ शामिल कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से बहुत बहुत सतर्क है कि कोई भी गुटबाजी वहां ना हो। जेपी नड्डा खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय तो हैं ही। एक और बात है कि जब जेपी नड्डा या अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं तो वे कार्यकर्ताओं से जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे उनकी समस्याएं पूछते हैं, चुनौतियां पूछते हैं। और जिस तरह युद्ध स्तर पर जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उससे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कसर छोड़ी नहीं है। इसी कारण से ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है तरह तरह के। वे कहते कि भारतीय जनता पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है। कई बार इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बारी बंगाल, रोक सको तो रोक लो, वो बंगाली में एक नारा है जो आक्रामक रुख दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का कि हमें आप रोक सकते हो तो रोक लो। अब भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि करीब 83% मतदान केंद्रों पर उसने अपनी सशक्त मौजूदगी पिछले चुनाव में दर्ज करा दी है। और बचे हुए जो केंद्र बचे हैं, जो बचे हुए बूथ हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से, पूरी व्यवस्था से कर ली है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद का चुनाव, हैदराबाद के स्थानीय सरकार के चुनाव में अपनी ताकतवर मौजूदगी दिखाई,
अपनी शक्ति बढ़ाई। जैसे बिहार में उसने तमाम विरोधाभासों के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनवाया। लगता है कि बंगाल में वो उसी तरह के फार्मूलों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। बीजेपी पर अब तृणमूल कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देता। बीजेपी के नेता वहां जाकर कहते हैं कि केंद्र जो भी पैसा देता है ममता बनर्जी तो उसका उपयोग ही नहीं कर पाती। भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ती जिससे कि वो वोटों का ध्रुवीकरण न हो। मतलब हर कोशिश करे कि हिंदू वोट एक तरफ हो, मुस्लिम वोट एक तरफ हो, आदिवासी वोट एक तरफ हो, और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, ये पिछले दिनों कह चुके हैं कि जनवरी माह में हम CAA लागू कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जो लोग पड़ोसी मुल्कों से 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम छोड़कर सभी धर्मों के लोग शामिल होंगे नागरिकता में। जाहिर है बीजेपी के महासचिव की ये बात कहने का मतलब यह है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो। अब उनका ये भी कहना है कि ममता बनर्जी जिस तरह बंगाल की माटी, बंगाल का मानुष लेकर सत्ता में आई थी, उसे तो वो पूरा कर ही नहीं रही है। सिंगूर के मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस मैदान में आई थी, तमाम आक्रामक नीतियां रखी थी। उन सब के कारण ममता बनर्जी सरकार में आई, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि बंगाल का भला हो। बंगाल की हालत अभी भी वैसी ही है जैसी वामपंथी सरकारों के जमाने में थी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को भी नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर आगे आएगी, उन्हें सामने रखकर लड़ेगी। रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से इन सब नेताओं के किस्से बार बार निकल रहे हैं। इस सब के बीच डरी हुई तृणमूल कांग्रेस हिंसा पर उतारू है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि बंगाल में हिंसा की वारदातें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि चुनाव के पहले ही अब तक 120 बीजेपी कार्यकर्ताओं का मर्डर हो चुका है। इतने आक्रामक तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, वे चाहते हैं कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जाए। कैलाश विजयवर्गीय पर ही न जाने कितने मुकदमे थोपे जा चुके हैं। उन्हें उनकी सभाओं में को रोकने की कोशिश की गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। इस चुनाव को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी 4 स्तर पर कार्य कर रही है। सबसे नीचे वो बूथ स्तर पर कार्य कर रही है, फिर इसके बाद पंचायत के स्तर पर कार्य कर रही है, फिर विधानसभा स्तर पर और फिर लोकसभा के स्तर पर। यानी भारतीय जनता पार्टी ने 4 स्तरीय अपना एजेंडा बना लिया है और हर स्तर पर अपनी कमेटियां बना ली है। उन कमेटियों के लोगों की मीटिंग नियमित होने लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी फार्मूले को अपनाकर 4 स्तरीय कार्यकर्ताओं को जोड़कर संजोकर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी। अब उसे लगता है कि हम यही फार्मूला यहां भी अपना सकते हैं। उत्तर प्रदेश का फार्मूला क्या था? 1 बूथ 10 यूथ, यानी हर बूथ पर 10 युवा कार्यकर्ता रहेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा। एक और काम किया भारतीय जनता पार्टी ने कि पूरे बंगाल को 5 सेक्टर में बांट दिया है और उन 5 सेक्टर की जिम्मेदारी अलग अलग बड़े नेताओं को दे दी है जो वहां की राजनीति में अच्छा दखल रखते हैं। और उन सब की निगरानी के लिए JP नड्डा और अमित शाह तो वहां नियमित जाते ही हैं, कैलाश विजयवर्गीय उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हौसला बढ़ा होने का कारण यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 सीटें जीती थी और जो 121 विधानसभा सीटों पर जो उसे वोट अधिक मिले, इस सब से उसका मनोबल बहुत ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव में हमें सबसे ज्यादा वोट मिल सकते हैं तो वोटों का ध्रुवीकरण करके हम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हौसला बढ़ाने वाली एक और बात है, वो ये है कि उत्तर बंगाल का जो उत्तरी इलाका है, वहां की 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है।
ये 55 सीटें वो है जहां बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी काफी संख्या में है। और अगर सीएए का फार्मूला चल निकला, सीएए की बात पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, तो ये सभी 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में, 55 न हो पर अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी। इसके अलावा दक्षिण बंगाल में, बंगाल के दक्षिणी इलाकों में हिंसा की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। इससे भी भारतीय जनता पार्टी एक अवसर मानती है। उसे लगता है कि अगर दक्षिण बंगाल में हिंसा हो रही है तो हम वहां वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं। जो 120 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई उसमें से 1/3 यानी करीब 40 केवल दक्षिण बंगाल के ही हैं। बाकी पूरे बंगाल में 80 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी। बीजेपी को लगता है कि यह निर्णायक स्थिति है। अगर इस बार हमने अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखा तो तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी, बंगाल से सरकार हटना पड़ेगा। दरअसल बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति अपना रही है वो रणनीति कभी ममता बनर्जी अपनाया करती थी, लेकिन अब ममता बनर्जी के सत्ता में रहने के साथ ही एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी बंगाल का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर ही लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि बिहार में नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखने का फायदा उसे समझ में आया। हैदराबाद के स्थानीय चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखने का फायदा बीजेपी को मिला, इसलिए बीजेपी को लगता है कि वो कोई ऐसा मौका छोड़ेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का रिकॉर्ड रहा है कि चुनाव लड़ने के मामले में या चुनाव लड़वाने के मामले में उनका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कभी कोई चुनाव हारा नहीं, न ही उनके नेतृत्व में कभी कोई चुनाव हारा गया है। दिलीप घोष, मुकुल राय, शिव प्रसाद सिंह आदि भी कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही, ये भी कैलाश विजयवर्गीय की मदद ही करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय की ससुराल कोलकाता की है, कोलकाता में जाते आते रहे हैं, इसलिए वे कोलकाता की नब्ज को काफी हद तक पहचानते भी हैं। और तृणमूल कांग्रेस की सरकार का शरणार्थियों के प्रति जो रवैया है, जो बीजेपी प्रचारित करती है कि जो शरणार्थी आए हैं, खासकर हिंदू शरणार्थी, उनके प्रति तृणमूल कांग्रेस का रवैया बहुत ही अपमानजनक है। तृणमूल कांग्रेस हिंदू शरणार्थियों को वो तवज्जो नहीं देती जो दूसरे धर्म के आप्रवासियों को या दूसरे धर्म के लोगों के जो घुस आए भारत में उनको तवज्जो देती। इसीलिए सीएए का मुद्दा बीजेपी के लिए प्रमुख है। आप देखिए, दिसंबर 2014 के पहले भारत आए जो लोग भारत आए हैं, और अगर उन्हें इस चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला तो जाहिर है कि अगर उन्हें नागरिकता मिलेगी तो वे भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। यह भी कहा जाता था कि सीएए का जो की व्यवस्था लागू करने के लिए बीजेपी इसलिए उद्यत थी क्योंकि सीमांत राज्यों में बीजेपी इसी के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती है। पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली है, कर्मस्थली भी रही है काफी समय तक। पश्चिम बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। उनका नाम भी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में के नेता हर मीटिंग में लेते हैं। उन्हें लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेने से उनके प्रति जनता के मन में सहानुभूति बढ़ जाती है। फिर बूथ लेवल की पॉलिटिक्स, बूथ लेवल का मैनेजमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। इन सब बातों को देखकर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए भी वापस सरकार में आना कोई बहुत आसान रास्ता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के लिए भी कांटों भरी राह है और उसकी राह में सबसे बड़े जो रुकावटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है और कैलाश विजयवर्गीय है। आप ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय है। अगर व्यक्तियों की बात लें, वैसे तो पार्टी अपनी जगह होती ही है। दोस्तों, इस कार्यक्रम को कृपया अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए।
पश्चिम बंगाल के चुनाव पर मैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जानकारियां आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।